इस न्यू बैच में ग्रामर के बारे में आपको समझाने जा रहा हूँ। पिछली क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं व्हाट इज द ग्रामर। ग्रामर के अनेकों परिभाषा होते हैं। आप कह सकते हैं कि ग्रामर इज एन आर्ट बाय विच वी लर्न एनी लैंग्वेज करेक्टली। दूसरा कह सकते हैं कि ए सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड द ग्रामर। ग्रामर का अध्ययन जो है 5 भागों में किया जाता है। पहला जैसे आर्थोमोलॉजी है, या इसको हम लोग फोनोलॉजी कहते हैं, वर्ण विचार के अंतर्गत, यानी वर्ण या अक्षर का जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, जिस विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण विचार या फोनोलॉजी। यानी जिस शाखा के अंतर्गत, ग्रामर के जिस शाखा के अंतर्गत हम लोग जो है वर्ण या अक्षर का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग फोनोलॉजी कहते हैं या आर्थोमोलॉजी कहते हैं। तो अर्थात ग्रामर को 5 भागों में रख करके अध्ययन किया जाता है। दूसरा है एटीमोलॉजी या मार्फोलॉजी, शब्द विचार, यानी जिसके अंतर्गत शब्दों का अध्ययन किया जाता है। और तीसरा है सिंटैक्स, जिसमें वाक्य विचार, जिसमें वाक्यों का अध्ययन किया जाता है। और चौथा है पंक्चुएशन, चिन्ह विराम, जिसमें कि चिन्ह विचार, जिसमें चिन्हों का कहाँ प्रयोग करते हैं। और प्रोसोडी यानी छंद विचार। तो आप देख सकते हैं गाइस कि आपको ग्रामर के अंतर्गत बताया गया कि ग्रामर का जो प्रकार है वो 5 होता है। जैसे फोनोलॉजी हो गया, मार्फोलॉजी हो गया, सिंटैक्स हो गया, पंक्चुएशन हो गया और प्रोसोडी छंद विचार। अब हम आपको अब यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि पहला जो है लेटर। आप जानते हैं लेटर का मतलब होता है वर्ड। लेटर का अर्थ क्या होता है, वर्ड। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। और इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं, आप जानते हैं, जिसमें 5 जो है वावेल होते हैं और 19 कॉन्सोनेंट होते हैं। W और Y सेमी वावेल माना जाता है। छोटे क्लास में आपको बताया गया कि A, E, I, O, U 5 ही आपके वावेल होते हैं, लेकिन W, Y को सेमी वावेल के रूप में रखा जाता है। इस प्रकार मेन 19 आपके कॉन्सोनेंट हुए और 7 जो है आपके वावेल में चले जाते हैं। हालांकि ग्रामर की पद्धति में 5 ही को मेन रखा गया है, लेकिन 2 जो W और Y है इसको सेमी वावेल में भी रखा गया है। अब इसके बाद होता है अल्फाबेट। अल्फाबेट यानी वर्णमाला। वर्णमाला वर्णमाला का मतलब क्या हुआ, अक्षरों का वह समूह, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड द अल्फाबेट। इस अल्फाबेट में भी 2 पार्ट हो जाते हैं। इस अल्फाबेट में आप जो है 2 पार्ट देख सकते हैं। अल्फाबेट, इसमें 2 पार्ट, एक हो जाता है वावेल और दूसरा हो जाता है कॉन्सोनेंट। वावेल, कॉन्सोनेंट। वावेल इंग्लिश में कितने होते हैं, 5, A, E, I, O, U। और W और Y इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी वावेल बोलते हैं। और कॉन्सोनेंट में कितने हो गए, 19 हो गए। तो जिसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका आर्थोमोलॉजी। अर्थात ग्रामर के आर्थोमोलॉजी भाग में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, लेटर का करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लेटर जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है और लेटर के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला में 2 पार्ट हो जाता है, एक कॉन्सोनेंट का और एक जो है वावेल का। अब इसके बाद दूसरा जो आपका है
इटिमोलॉजी यानी शब्द विचार। तो शब्द विचार के लिए क्या करना है हमको, अब इसके बारे में आप देखिए। वर्ड, वर्ड मीन्स क्या होता है, शब्द। वर्ड का अर्थ होता है शब्द। आप देख सकते हैं अक्षरों का वह समूह जो हमें पूर्ण अर्थ देता है। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव अस कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड द वर्ड। और वर्ड ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मीनिंगफुल, क्या होता है, मीनिंगफुल, मीनिंगफुल, और दूसरा होता है नॉन मीनिंगफुल, नॉन मीनिंगफुल। अर्थात जो हमें पूर्ण अर्थ देता है उसको तो हम मीनिंगफुल कहते हैं, और जिससे कोई अर्थ नहीं निकलता उसको नॉन मीनिंगफुल कहते हैं या मीनिंगलेस भी कहते हैं। इसी मीनिंगफुल वर्ड को 8 भागों में बांटा गया है, 8 भागों में, यानी मीनिंगफुल वर्ड इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट, दैट इज कॉल्ड द पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसी मीनिंगफुल वर्ड को हम लोग जो है 8 भागों में, माने मीनिंगफुल वर्ड को 8 भागों में बांटा गया है, जिसको हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, उसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन आता है, और साथ में एक आर्टिकल भी आता है, जिसको आर्टिकल को नहीं रखा जाता है, लेकिन वो भी शब्द विचार के अंतर्गत ही उसका अध्ययन किया जाता है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही आर्टिकल भी आता है। तो इस प्रकार 9 हो जाते हैं, 8 के अलावा 9 हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि वर्ड क्या है, वर्ड में कितने भाग होते हैं, और आप इसको भी समझ सकते हैं। चलिए हम फिर से आगे दिखा रहे हैं। अब इसके बाद वर्ड को आप देख सकते हैं, ये हमारा जो वर्ड है यानी शब्द, इसी मीनिंगफुल वर्ड्स को 8 भागों में रखा गया, इसको हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी पहले शुरुआत कहां से हो रहा है ग्रामर में, अगर देखा जाए तो पहले लेटर से शुरुआत होता है, पहले लेटर का शुरुआत होता है। यही लेटर जब थोड़ा डेवलप करता है तो क्या बनाता है, वर्ड बनाता है। इसी वर्ड से आगे क्या होता है, फ्रेज बनता है, फ्रेज, और फ्रेज डेवलप जब करता है तो क्या बनाता है, सेंटेंस, सेंटेंस बनाता है, सेंटेंस, और सेंटेंस जब डेवलप करता है पैराग्राफ, तो पैराग्राफ बनता है, और उसके बाद क्या होता है, स्टोरी, कहानी शुरू हो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं लैंग्वेज, कि इस लैंग्वेज में कहानी लिखी गई। तो आप लोगों ने लेटर का अध्ययन किया, और ये लेटर 2 प्रकार के हैं, मीनिंगफुल और नॉन मीनिंगफुल। ठीक है, अब हम चलते हैं फ्रेज पर। ये इसके अंतर्गत इसका अध्ययन किया जा रहा है, इसका जो अध्ययन किसके अंतर्गत हो रहा है, शब्द विचार के अंतर्गत। तो अब इसके बाद फ्रेज, फ्रेज का मतलब क्या होता है, वाक्यांश, वाक्यांश, वाक्यांश का मतलब हुआ कि वाक्यों का अंश, ऐसे शब्द के समूह जिसमें वर्ब ना हो, सब्जेक्ट ना हो, जैसे ऑन द रोड, इन द वे, ठीक है, इन द रूम, आउट ऑफ स्टेशन, बाय द रोड, साइड ऑफ रोड, इस टाइप की जो सेंटेंस होंगे वो फ्रेज हो जाएंगे। अब हम चलते हैं, आपको आगे बताते हैं ये फ्रेज कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। यदि शब्दों का समूह नाउन का काम करता है तो नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव का काम करता है तो एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब का काम करता है तो वर्बियल फ्रेज, प्रीपोजिशन काम करता है तो प्रीपोजिशनल फ्रेज, और वह एडवर्ब का काम करता है तो एडवर्बियल फ्रेज। अब आप लोग आइए सेंटेंस पर। मैं अब आपको सेंटेंस के बारे में बताने जा रहा हूं।
सेंटेंस, सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। क्या होता है? वाक्य। A group of words which give us complete sense and has a subjective and predicative part is called the sentence. सेंटेंस के 5 भाग होते हैं या 5 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? असर्टिव। क्या है? असर्टिव। दूसरा क्या है? इंट्रोगेटिव। और तीसरा क्या है? इम्परेटिव। और चौथा क्या है? एक्सक्लेमेटरी। और पांचवा है ऑपरेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस। आप यहां पर देख सकते हैं कि सेंटेंस 5 रूप में दिखाई दे रहा है, लेकिन रियल अगर सेंटेंस का रूप देखा जाए तो केवल सिंपल ही होता है। सिंपल सेंटेंस की परिभाषा होती है कि जिस वाक्य में केवल एक फाइनाइट वर्ब होता है उसको ही सिंपल कहते हैं। तो असर्टिव में भी तो एक ही वर्ब होता है, इंट्रोगेटिव में भी तो एक ही वर्ब होता है, इम्परेटिव में भी एक ही वर्ब होता है, एक्सक्लेमेटरी में भी होता है, ऑपरेटिव होता है। तो रियल रूप जो फॉर्मेशन सेंटेंस का वो सिंपल ही है, लेकिन मूड के आधार पर उसको असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑपरेटिव कहा जाता है। प्रत्येक सेंटेंस में 2 भाग होते हैं। पहला क्या होता है? सब्जेक्ट। दूसरा क्या होता है? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रेडिकेट किसे कहते हैं, इसको समझिए। वाक्य का वह भाग जो कुछ कार्य करता है, जैसे राम इज गोइंग टू स्कूल, तो स्कूल जाने का कार्य कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और प्रेडिकेट का पहचान क्या होता है कि जहां से वर्ब स्टार्ट होता है। प्रयोग के आधार पर वर्ब को 3 रूपों में देखा जाता है, या तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में, या तो मॉडल वर्ब के रूप में, या तो मेन वर्ब के रूप में। तो चाहे वो मॉडल वर्ब हो, मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, वहीं से आपका प्रेडिकेट पार्ट शुरू होगा। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे ए बॉय इज रनिंग। अब यहां देखो, इज क्या है? वर्ब है, तो ये पार्ट आपका प्रेडिकेट हो जाएगा, ए बॉय सब्जेक्ट हो जाएगा। अच्छा, तो अब नाउ यू कैन सी हियर ए बॉय इज रनिंग, मतलब किसी सेंटेंस में अगर वर्ब का पार्ट दिख रहा है तो वही से प्रेडिकेट हो जाएगा, वर्ब से पहले आने वाला सब्जेक्ट हो जाएगा। प्रेडिकेट का एक परिभाषा क्या होता है? यानी सब्जेक्ट का जो परिणाम होता है, सब्जेक्ट जो कुछ कार्य करता है, उसी को हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। अब हम आपको समझाने जा रहे हैं कि सब्जेक्ट में कितने भाग होते हैं, सब्जेक्ट के प्रकार कितने होते हैं। तो सब्जेक्ट 2 प्रकार का, या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा। लेकिन सब्जेक्ट में भाग कितने होते हैं, यानी पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। पार्ट ऑफ सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं? मुख्य 2 भाग होते हैं। पहला क्या होता है? क्वालिफायर। दूसरा होता है हेड वर्ड। यानी पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट में 2 भाग होते हैं, पहला क्वालिफायर, दूसरा हेड वर्ड। और यही जो क्वालिफायर है यह 3 भागों में बटा होता है, यानी डिटरमिनर में, एडजेक्टिव में, और उसके बाद तीसरा जो है आपका एडजेक्टिवल फ्रेज में। यानी सब्जेक्ट जो है मेन 2 भागों में बटा होता है, क्वालिफायर, हेड वर्ड। जब एक शब्द रहता है सब्जेक्ट तो हेड वर्ड कहलाता है, और हेड वर्ड के पहले एक शब्द अगर आया, जैसे ए बॉय इज रनिंग, यहाँ 2 सब्जेक्ट आ गया, तो पहला हमको देख रहा है मेन हमारा सब्जेक्ट कौन है? बॉय। तो बॉय के पहले अगर एक शब्द रहेगा तो क्वालिफायर हो जाएगा। अब बॉय के यदि हेड वर्ड से पहले 2 शब्द रहेगा, जैसे ए स्मॉल बॉय,
तो बॉय हेड वर्ब हो गया, उसके पहले दो शब्द है, तो पहला वाला डिटरमिनर हो जाएगा, दूसरा एडजेक्टिव हो जाएगा, और जो है तीसरा हेड वर्ड है। यदि किसी सब्जेक्ट में चार भाग दिखे, चार सब्जेक्ट दिखाई दे, तो हमको मेन को पकड़ना चाहिए। तो यदि हेड वर्ड से पहले दो शब्द है तो डिटरमिनर होगा, एडजेक्टिव होगा, हेड वर्ड होगा, और हेड वर्ड के बाद अगर शब्दों का समूह हो जाएगा तो उसको हम लोग एडजेक्टिवल फ्रेज कहेंगे। समझा रहा है? अब इसके बाद प्रेडिकेट के पार्ट को हम देख लेते हैं। ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का जो पार्ट है, ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लास एंड द फॉर एग्जामिनेशन, फॉर इंटरव्यू। इफ यू नो इन CBSE बोर्ड subject and predicate chapter is not taught, but it is the compulsory for every student. When you go to upper classes and go to exam or competition, sure 2 or 3 questions will be asked from this chapter. So it is necessary for every student you have the knowledge of subject and predicate. प्रेडिकेट को कितने भागों में बांटा गया है? प्रेडिकेट को मुख्य 3 भागों में रखा गया है। वैसे बहुत से आपको पार्ट दिखाई देंगे सब प्रेडिकेट के, लेकिन उसके मुख्य 3 भाग हो जाते हैं। प्रेडिकेट के मुख्य 3 भाग हो जाते हैं। यानी प्रेडिकेट इसके मुख्य पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। देखो बेटा, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, अभी मैंने आपको पार्ट ऑफ सब्जेक्ट पढ़ाया था। इस सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं? तो सब्जेक्ट में मेन दो पार्ट होता है, पहला क्वालिफायर, दूसरा हेड वर्ड। क्वालिफायर को 3 भागों में रखा जाता है, डिटरमिनर के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, एडजेक्टिवल फ्रेज के रूप में। कब? जब किसी हेड वर्ड से पहले, जैसे ए बर्ड इज फ्लाइंग, बर्ड हमारा मेन शब्द है तो उसको हेड वर्ड मानेंगे। हेड वर्ड से पहले ए आया है तो क्वालिफायर हो जाएगा। अगर हेड वर्ड से पहले 2 होता, जैसे ए स्मॉल बर्ड इज फ्लाइंग, तो बर्ड हमारा हेड वर्ड हो गया, उसके पहले 2 शब्द है तो पहला डिटरमिनर, दूसरा एडजेक्टिव, उसके बाद हेड वर्ड। और हेड वर्ड के बाद अगर शब्दों का समूह है वर्ब से पहले, तो वह एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाएगा। जैसे ए स्मॉल बर्ड इन द स्काई इज फ्लाइंग, तो ए क्या हो गया? डिटरमिनर। स्मॉल क्या हो गया? एडजेक्टिव। बर्ड क्या हो गया? हेड वर्ड। और इन द स्काई क्या हो गया? ये एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। इसी तरीके से गाइस आप देखेंगे पार्ट ऑफ प्रेडिकेट, दैट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर यू। प्रेडिकेट में 3 पार्ट हो जाता है। 3 पार्ट में कौन कौन सा? पहला वर्ब, दूसरा ऑब्जेक्ट, और तीसरा क्या होता है? कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट क्या होता है? पूरक। कंप्लीमेंट का अर्थ क्या होता है? पूरक। तो वर्ब भी आपके 3 रूप में दिखाई देता है किसी सेंटेंस में, या तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में रहेगा, या तो मेन वर्ब के रूप में रहेगा, या तो जो है मॉडल वर्ब के रूप में रहेगा। मॉडल रूप में, जैसे सी इज ए नर्स, इज हेल्पिंग हो गया। मॉडल सी रीड्स ए बुक, ये मेन वर्ब हो गया। सी कैन रीड, यह आपका मॉडल हो गया। तो आपको देख सकते हो कि हमारा जो प्रेडिकेट पार्ट होता है वर्ब से ही प्रारंभ होता है। किसी भी सेंटेंस में जहां वर्ब दिखेगा वही पार्ट प्रेडिकेट्स का होता है, वहीं से प्रेडिकेट शुरुआत होता है। तो वर्ब 3 खंड में रहती है, या तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में, या मेन वर्ब के रूप में, या मॉडल वर्ब के रूप में। ठीक है।
ऑब्जेक्ट भी हमारा दो भागों में बटा रहता है, या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा या तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा निर्जीव होता है, ये कोई वस्तु होगा, और इनडायरेक्ट हमेशा सजीव रहता है। जैसे आई बॉट ए रेडियो, आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, बॉट वर्ब हो गया, और क्या खरीदा, ए रेडियो। ए रेडियो क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब हम क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न करते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है। जब क्रिया में हम किसे लगाकर प्रश्न करते हैं, हुम से प्रश्न करते हैं, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई कि हमारा डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है। अब बात आती है कंप्लीमेंट की। कंप्लीमेंट भी दो भागों में बटा रहता है, एक होता है सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, एक होता है ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। यानी जो वाक्य अपने अर्थ को पूरा नहीं कर पाता है तो उसे किसी न किसी कंप्लीमेंट की आवश्यकता होती है। जैसे ऑब्जेक्ट देखिए, अब ऑब्जेक्ट में देख सकते हैं सी रीड्स ए बुक, वो क्या पढ़ती है, ए बुक, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, किसके साथ ये ऑब्जेक्ट आ गया। लेकिन यहां पर ये हुआ कि सी इज ए नर्स, वह नर्स है, तो जब भी इज एम आर के बाद कोई नाउन अगर आता है वाक्य को कंप्लीट करने के लिए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। यह कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। तो जो हमारा ये सब्जेक्टिकल कंप्लीमेंट होता है, ये भी आप जो है देख सकते हैं कि तीन खंडों में बटा होता है, या तो नाउन रहेगा या नाउन फ्रेज में रहेगा, एडजेक्टिव होगा या एडजेक्टिव फ्रेज में होगा, एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज में होगा। ऑब्जेक्टिव कैसे होगा, जैसे सी मेड हिम ए डॉक्टर। अब देखिए सी मेड हिम, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। जो शब्द ऑब्जेक्ट का वर्णन करता है वही आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहलाता है। तो यहां पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, क्योंकि यह हिम शब्द का वर्णन कर रहा है। तो गाइस आप समझ गए होंगे कि पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट में तीन पार्ट मेन हो जाते हैं। पहला वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट। वर्ब तीन खंडों में बटा होता है, ऑब्जेक्ट दो खंडों में, और कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट दो खंडों में रहता है, या तो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट में या ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट में। सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट को भी नाउन, एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल फ्रेज में रखते हैं या एडवर्बियल फ्रेज में रखते हैं। और जब ऑब्जेक्ट का कोई विशेषता बताता है तो ऑब्जेक्टिकल कंप्लीमेंट कहलाता है। तो आप देखे होंगे, आप समझ गए होंगे हमारी बात कि मैं क्या, आज आपका पहला मैच था, पहला दिन था इंग्लिश ग्रामर का, आज स्टार्टिंग किए हैं, कल से मैं नेक्स्ट आपको पढ़ाऊंगा। यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो आप निश्चित लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू।